दोस्तों, मेरा नाम भुवन है और मैं दिल्ली का एक निवासी हूँ। इस अद्यतित समय में मैं 35 साल का हो चुका हूँ। मेरे पास एक 7.6 इंच के लोहे के समान सख्त डंडे की तरह एक सहारा है, जिसको मैं साथ लेकर घूमता हूँ। यद्यपि मेरी लंबाई 5 फीट 10 इंच है, लेकिन मैं इस बात पर कोई अहंकार नहीं रखता हूँ, क्योंकि मुझे यह पूरी तरह से स्वीकार है कि ये सभी गुणधर्म कुदरती रूप से मेरे द्वारा प्राप्त किए गए हैं। जीवन में मेरी यह शारीरिक विशेषताएं मेरे व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति के गुणधर्मों और कर्मों का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। मुझे यह बात अत्यधिक खुशी होती है कि मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ जिसमें सुंदर रोमांटिक विचारों की प्रवृत्ति है। हाँ, इस बात को समझते हुए मैं इस विचार को जोड़ना चाहूँगा कि हालांकि एक व्यक्ति जितना भी रोमांटिक मिजाज वाला हो, उसे सामाजिक मान मर्यादाओं का सम्मान रखने के साथ साथ लाज शर्म के विषय में भी चिंतित होना पड़ता है। सीधे शब्दों में कहें तो कई बार व्यक्ति को शर्म का नाटक करना पड़ता है। रोमांटिकिज्म एक आदर्श रस है जो व्यक्ति के जीवन में खुशियों का आनंद और उत्साह प्रदान कर सकता है। रोमांटिक विचारों और अनुभवों के माध्यम से व्यक्ति एक सुंदर दुनिया में डूबता है और संवाद करता है। यह एक शानदार गुण है जो उसकी व्यक्तित्वता को मजबूती और आकर्षण प्रदान करता है। जिसकी लग्गी खड़ी होती है, उसे सिर्फ सामने छेद ही दिखता है। मेरे साथ भी ऐसा ही था, मगर एक बात और भी है कि जिसको पहाड़ खुदाई की खुजली होती है, उसके ख्यालों में भी लग्गी ही होती है। तभी तो कहते हैं कि बुढ़े इश्क करते हैं, किंतु लोग उन पर शक नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। जवानी ढल रही थी, मगर डंडे की जवानी थी कि ढलने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ ऐसा ही हाल औरतों का भी होता है। कई बार प्यासी औरतें खुद पहल करके शकरकंद का स्वाद चख लेती हैं। चलो, यह तो रहे हमारे अपने अपने विचार। अब हम एक कहानी शुरू करते हैं जो कुछ साल पहले मेरे साथ घटी थी। उस समय मैं आसाम में काम कर रहा था। दुर्भाग्यवश एक दिन मुझे एक्सीडेंट हो गया। मेरे पैर में एक फ्रैक्चर हो गया। मुझे तत्परता से अस्पताल ले जाया गया और वहां मेरे पैर पर प्लास्टर लगाया गया। मेरा देखभाल करने के लिए मैं अस्पताल में रुका। अस्पताल के दिन चलते रहे और अंत में मुझे अस्पताल से छुट्टी दी गई और मुझे घर ले जाया गया। वहां से मुझे धीरे धीरे चलना सिखाया गया, जब तक कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्रता से चल सकूं। जब तक मेरा पूरा ठीक होने का समय नहीं आता था, मुझे 2 महीने तक अपने बिस्तर पर बिठाया गया। मेरे परिवार के सदस्य और दोस्त ने मेरे साथ खास देखभाल की और मेरे सपोर्ट में रहे। यह अवधि चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन इसे मैंने धैर्य से और सामर्थ्य से पास किया। मैंने अपनी आत्मविश्वास को संतुलित रखा और आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहा। समय के साथ मेरे पैर की चोट भली भांति ठीक हो गई और मैं अपने सामान्य गतिविधियों में वापसी लौट सका। एक रिश्तेदार के दोस्त उनके साथ मेरा हाल जानने के लिए आए हुए थे। बात करने पर पता चला कि रिश्तेदार के दोस्त पार्किंग का ठेका लिया करते थे। उनके कई ठेके चल रहे थे। मैंने उनसे अपनी व्यथा कही तो उन्होंने मुझे पार्किंग की देखरेख करने का काम आसाम में दे दिया। अब मैं पार्किंग का सुपरवाइजर था। कुछ दिन के बाद ही मेरी ड्यूटी एक हॉस्पिटल की पार्किंग में लग गई। इससे पहले वहां जो केयरटेकर था, उसकी दादी का देहांत हो गया था। वह यूपी के अपने गांव में चला गया था। वहां पर ड्यूटी शुरू हुई और वहां से शुरू हुई असली कहानी। दूसरे दिन मैं सुबह जल्दी अस्पताल पार्किंग में चला गया। काउंटर की एडिटिंग कर दी और मासिक गाड़ियों के नंबर की सारी लिस्ट को एक सफेद चार्ट पर लिख दिया। उस चार्ट को मैंने शीशे के नीचे दबा दिया। मेरी हैंडराइटिंग भी काफी सुंदर है, इसलिए चार्ट देखकर मैं फूला नहीं समा रहा था। सुबह सुबह ही पार्किंग में भीड़ होने लगी। लोग अपनी गाड़ियां पार्किंग में यथावत खड़ी करके जाने लगे। कुछ देर बाद एक नर्स सफेद रंग की स्कूटी पर आई। उसने अपना मुंह स्कार्फ से बांध रखा था और हेलमेट पहन रखा था।
मेरे काउंटर के सामने आकर गाड़ी को रोककर कुछ अजीब सी नजरों से मुझे देखा और मैंने भी उसको नजरें चुराकर ध्यान से देखा। वह बड़ी ही मस्त थी। फिर वह स्कूटी पार्क करने के लिए चली गई और थोड़ी देर बाद वापस मेरे पास आकर मुझसे पूछा, आप नए यहाँ पर आए हो? मैंने भी सिर हिलाकर हाँ कहते हुए कहा, जी मैडम। हालांकि मैं यहाँ पहले से थोड़ी देर से हूँ। सच कहूँ दोस्तों, मुझे उसकी आंखों में एक अलग ही प्यास नजर आई। वह बहुत ही मस्त लग रही थी। उसकी कद लगभग 5.5 फीट होगा और उसका रंग सांवला था। उसकी आंखें बहुत ही बड़ी और हसीन थीं। जब मैं उसे देखा तो मुझे उसकी प्राकृतिक सौंदर्य और आंतरिक चमक ने प्रभावित कर दिया। उसकी आंखों में वह खूबसूरती थी जो मन को आकर्षित करती है और दिल को छू जाती है। उसके चेहरे का आकार और उसकी आंखों की खूबसूरती ने मेरे मन को मोह लिया। वह दूसरों के सामर्थ्य को पहचानती थी और अपने बदलते रंग में विविधता को प्रकट करती थी। उसके चेहरे पर मुस्कान रंगी हुई थी और वह खुशियों की झलक दिखा रही थी। उसकी आंखों की शानदारता और चमक ने मेरे दिल को जीत लिया था। मेरे लिए उसकी आंखें वह सब कुछ थीं जो उसे अनोखी बनाती थीं। उनमें एक खास जादू था जो मेरे मन को चुभता था। उसकी हर एक आंख के पीछे एक पूरा कहानी छिपी हुई थी और मैं उसे पूरी दिल से समझने की कोशिश करता था। उसका फिगर वास्तव में कमाल का था। उसका सीना लगभग 32 या 34 इंच का था और उसकी शारीरिक सुंदरता मुझे वास्तविक रूप से प्रभावित कर गई। जब मैं उसे देखा तो मेरी आंखों की एक्सरे मशीन सक्रिय हो गई होने का एहसास हुआ। मैं उसकी भीतर की सभी रचनाओं, रंगों और स्वरूपों को आकलन करने में सक्षम था। उसकी भारी हड्डियों के बीच उजागर होने वाले शानदार मांसपेशियां और सुंदरता से भरी सिलौट ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। वह एक स्वस्थ और तंदुरुस्त शरीर धारण करती थी जो सुरुचिपूर्णता का प्रतीक था। उसकी आकृति और देहावस्था मेरे लिए उसकी सुंदरता के बारे में संपूर्ण जानकारी देने में सहायक थी। मैं बाहर से ही उसके आंतरिक सौंदर्य का जायजा ले लिया था। उसकी अत्यधिक धैर्यशीलता मेरे ध्यान को पकड़ लिया था। उसका शानदार फिगर सिर्फ उसके बाहरी सुंदरता का ही प्रतीक नहीं था, बल्कि उसकी आत्मविश्वासयुक्त व्यक्तित्व का भी प्रतीक था। उसको देखने पर लग रहा था कि शायद वह साउथ इंडियन थी। सोचने लगा कि हो सकता है कि केरल से हो, मगर फिर मैंने अपने आप संभाला। सोचा कि सुबह सुबह मन में गलत ख्याल लाना ठीक नहीं है। उसकी ओर से ध्यान हटाकर मैं अपने काम में लग गया। पार्किंग काफी बड़ी थी। मेरे पास 9 लड़के काम करते थे। मैंने सबको काम पर लगा दिया। ऐसे ही वक्त गुजर गया और शाम हो गई। शाम के समय जब मेरी ड्यूटी समाप्त हो गई, वह मेरे पास आकर बोली, आप काफी पढ़े लिखे लग रहे हो। मैं शर्मसार होकर उसे जवाब दिया, जी मैडम। वह फिर सवाल पूछते हुए बोली, कहाँ तक पढ़ो? मैंने उसे उत्सुकता के साथ जवाब दिया, मैंने AA किया है। उसने अगला प्रश्न पूछा, नाम क्या है आपका? मैंने खुशी के साथ जवाब दिया, मेरा नाम भुवन है। फिर उसने कहना शुरू कर दिया, भुवन जी, जब इतने पढ़े लिखे हो तो पार्किंग में काम क्यों कर रहे हो? मैंने उसे अपनी एक्सीडेंट के बारे में सारी कहानी सुना दी। वह बोली, चलो शुक्र है कि बच तो गए। फिर वह चली गई। दूसरे दिन भी वह उसी तरह आई और अपनी गाड़ी खड़ी करके काउंटर पर एक पैकेट रखकर मटकती मटकती हुई चली गई। मैंने सोचा कि उसका रोज का यही रूटीन होगा। मैंने उसके सामने खड़ा होकर कहा, मैडम, आपका यह सामान यहाँ रह गया है। मेरी आवाज में एक मिश्रण था जो चिंता और माफी की भावना को दर्शाता था। मेरी निगाहें उसके आंखों में देख रही थीं, जो उदास और थोड़ा सा भ्रमित दिख रही थीं। मैडम थोड़ी देर तक मेरी ओर देखती रही और फिर धीरे से आवाज में बोली, धन्यवाद, आपने मेरा यह सामान संभाला है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपने इसे ध्यान दिया और मुझे सूचित किया। वह मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा, मैं अभी बाहर से नाश्ता करके आ रही थी तो मैंने सोचा कि आपके लिए भी कुछ ले चलूं। वह उस नाश्ते को मेरे लिए ही लाई है। मैंने उसे मना करने शुरू किया,
लेकिन वह लेने के लिए मुझसे आग्रह करने लगी। उसके कहने पर मैंने वह पैकेट रख लिया। पार्किंग वाले सारे लड़के मेरी तरफ अजीब सी नजरों से देख रहे थे। साले सारे के सारे हरामी थे। मैडम का यूं मुझसे बात करना हजम नहीं हो रहा था उनको शायद। कुछ देर के बाद एक लड़का आया और बोला, सर लगता है कि इसका दिल आ गया है आप पर, तभी तो आपके लिए नाश्ता लेकर आई है। कल भी मैंने इसको देखा था, आपको ऐसे घूर रही थी जैसे खा जाएगी। वैसे भी जब औरत को किसी मर्द के दिल में घुसना होता है तो वह उसको खाना ही खिलाती है। मुंह के रास्ते आपके दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। माल तो मस्त है सर, अगर लाइन दे रही है तो ले लो। मैंने उसको डांटते हुए कहा, साले तेरी सोच ही गंदी है। किसी का बड़ा दिल है तो इसका मतलब ये नहीं कि वह हमसे बदले में कुछ चाहता हो। मेरे डांटने पर उस लड़के ने अपनी नजर नीचे कर ली और फिर अपने काम में लग गया। दोस्तों, मैं जहाँ पर भी काम करता था वहाँ पर अपनी छवि बनाकर रखता था। ये बात आप भी समझ सकते हैं कि इन सब चीजों का काम की जगह पर बहुत असर पड़ता है। इसलिए एक अच्छी छवि बनाकर रखना जरूरी होता है। मेरे दिल में उस नर्स के लिए संबंध के भाव थे, इसमें भी कोई शक नहीं था। लेकिन दूसरों के सामने कुछ और ही दिखाना होता है, इसलिए मैं सबको अपने दिल की बात नहीं बताता था। फिर मैंने पैकेट खोल कर देखा तो उसमें मावे की 2 कचौरी थी। मैंने सोचा कि ये 2 कचौरी क्यों लेकर आई है। मेरे साथ और भी लड़के काम करते थे, इसलिए शायद उनके लिए भी लाई होगी। मैंने एक कचौरी खुद खा ली और दूसरी बाकी के लड़कों में बांट दी। कचौरी काफी स्वादिष्ट थी। पता नहीं वह मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हो रही थी। कुछ तो चल रहा था उसके मन में। तारीफ सुनकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान तैर गई। उसके बाद वह चाबी लेकर अपनी गाड़ी के पास गई। गाड़ी के लॉक को खोलते हुए उसने मेरी तरफ कातिल निगाहों से देखा और उस पर बैठ गई। गाड़ी निकाली और फिर हाथ हिलाते हुए मुझे बाय बोलकर चली गई। फिर अगले दिन भी वह वैसा ही एक पैकेट लेकर आई, काउंटर पर पैकेट रखकर चली गई। गाड़ी खड़ी करके उसने मुझे गुड मॉर्निंग बोला और कातिल नजरों से मुझे ताड़ने लगी। वह बोली, भुवन जी आपके लिए आज भी नाश्ता लेकर आई हूँ। मैंने उससे कहा, अरे मैडम आप रोज इस तरह से खर्चा क्यों करती हैं? उसने उत्तर दिया, खर्च करने के लिए ही तो कमा रहे हैं। उसके इस जवाब पर मुझे कुछ न सूझा और मैं चुप रह गया। वो अपनी कातिल मुस्कान के साथ मटकती हुई चली गई। जब शाम को मैं वापस आया, उसने मुझसे पूछा, भुवन जी कैसे हो? मैं शर्माकर उठ गया। मेरी अवामन्ना का कारण यह था कि वह मेरी उपस्थिति के बावजूद मेरे बारे में एक ऐसी बात कर रही थी जिससे मुझे आपत्ति महसूस हो रही थी। मेरा मुख शर्म से लाल हो गया और मैं उसे नम्रता के साथ देख रहा था। उसने जवाब दिया, आपका यूं इस तरह से शर्माते हुए मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। उसके शब्दों से मुझे एक अद्भुत प्रभाव हुआ, क्योंकि उसने मेरी शर्म को खुशी और प्रशंसा के रूप में स्वीकारा। उसकी तारीफ ने मेरे मन को छू लिया और मैं उसे आभार प्रकट करते हुए हल्की मुस्कान दिखाया। उसके इस तारीफ से मुझे यह महसूस हुआ कि वह मेरे मन को समझती है और मेरे शर्म को स्वीकार करने में कोई खराबी नहीं देखती है। मैंने नजर नीचे कर ली और वह मुस्कुराकर चली गई। अब तो रोज का यही सिलसिला हो गया था। वो रोज मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आती थी। पार्किंग में मेरे साथ काम करने वाले लड़के मुझे कुछ न कुछ कहते रहते थे, लेकिन मैं उनको डांट डपट कर चुप करवा देता था। उसकी हरकतों को देखकर पता भी लग रहा था कि एक न एक दिन जरूर कुछ ऐसा करेगा जिससे मुझे उसके पास जाने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए मैं भी बस मजे ले रहा था। 5 दिन बीत गए ऐसे ही। हफ्ते का आखिरी दिन, जो कि शनिवार था, भी आ गया। उस दिन वह मुझसे पूछी, आप संडे को भी आते हो क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं इतवार को तो छुट्टी पर रहता हूँ।
उसकी यह प्रश्न पूछने पर मुझे अप्रियता जताई, क्योंकि वह मुझसे इतवार को काम पर आने के बारे में पूछ रही थी। इसके बावजूद मैंने सच्चाई का उत्तर दिया कि मैं इतवार को छुट्टी पर रहता हूँ। मेरा जवाब एक सीमित वक्तीकरण की वजह से हो सकता है और मैंने उसे इससे संबंधित जानकारी देने की कोशिश की है। उसने मेरे हाथ में एक पर्ची थमा दी जिसमें उसका फोन नंबर लिखा हुआ था। वह मुस्कुराते हुए बोली, शाम को फोन करना। फिर वह मटकती हुई चली गई। मैंने शाम को उसके पास फोन किया। वह बोली, भुवन जी, मैं काफी टाइम से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। क्या आप कल मेरे घर पर आ सकते हो? मैंने उससे पूछा, मगर मुझे पता ही नहीं कि आप कहाँ रहती हो। उसने उत्तर दिया, घर का पता मैं मैसेज कर दूंगी। उसके जाने के घंटे भर बाद ही उसका मैसेज आ गया जिसमें उसका पता लिखा हुआ था, मगर मैं उसको अभी और तड़पाना चाह रहा था, इसलिए मैंने रविवार के दिन फोन बंद कर लिया। दिन भर मेरा फोन बंद ही रहा। अगले दिन सोमवार को वह आई और काउंटर पर पैकेट रखकर चली गई। फिर गाड़ी खड़ी करके मेरे पास आई और थोड़े से गुस्से में बोली, भुवन जी, आपका फोन कल पूरे दिन बंद रहा। मैंने कई बार आपका फोन ट्राई किया। वो कुछ और भी कहना चाह रही थी, लेकिन कहते कहते रुक गई। मैं जानता था कि वह मुझे घर बुलाना चाह रही थी और जब मैं नहीं गया तो उसके आत्मसम्मान पर एक चोट सी लगी थी, किंतु काउंटर पर उसने घर आने की बात का जिक्र नहीं किया। पब्लिक प्लेस था, इसलिए वह भी थोड़ी हिचक रही थी। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा, सॉरी मैडम, मेरा फोन पानी में गिर गया था। मैंने अपना मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ है। वो लंबी सी सांस लेते हुए बोली, तो फिर किसी और के फोन से तो फोन कर ही सकते थे ना? मैंने कहा, आपका नंबर फोन में सेव करने के बाद मैंने पर्ची फाड़ दी थी। मेरा जवाब सुनकर वह शांत हो गई। उसका गुस्सा कम हो गया। फिर वह बोली, अच्छा ठीक है, नाश्ता गर्म है, जल्दी खोल कर खा लेना। मैंने हाँ में सिर हिलाया और वह चली गई। शाम को जब वह आई तो वह मेरे लिए सैमसंग का नया फोन लेकर आ पहुंची। फोन मेरे हाथ में थमाते हुए बोली, जब तक आपका फोन ठीक नहीं हो जाता आप ये फोन रख सकते हो। मैंने मना करते हुए कहा, अरे नहीं मैडम, 2 दिन में मेरा फोन ठीक हो जाएगा। आप ये नया फोन किस लिए ले आई हो? बाकी लड़के भी वहीं खड़े थे। वह भी देख रहे थे कि सामने चल क्या रहा है। वह सब नीचे नजर करके मुस्कुरा रहे थे। फोन लेने से मैं मना करने लगा। मैंने उसको फोन वापस रखने के लिए कहा। वो बोली, अरे आपके फोन में पानी गया है, क्या पता कितने दिन में ठीक होगा। मैं तो आपकी सुविधा के लिए ही दे रही हूँ। मैं जानता था कि सुविधा तो वह अपनी मचलती और तड़पती बदन के लिए कर रही है, लेकिन फिर भी मैं शरीफ होने का नाटक कर रहा था। मेरे मना करने के बाद भी वह नहीं मानी। फोन मुझे देकर चली गई। मन ही मन मुस्कुराने लगा। सोच रहा था कि लगता है इसकी बदन की आग कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। नर्स मुझे पटाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर मैं उसको अभी और तड़पा रहा था। जब उसने मुझे नया फोन ला कर दिया तो मैंने उस दिन भी उसको फोन नहीं किया। आपने वह फोन चालू किया कि नहीं? मैं उसे बताया, मैडम मैंने तो फोन कल रात को ही चालू कर लिया था। वह बोली, तो फिर आपने मुझे फोन क्यों नहीं किया? मैंने उससे कहा, आपका नंबर ही नहीं था मेरे पास। वह कहने लगी, मगर मैंने कल रात को 9 बजे आपके पास फोन किया था, तब भी आपका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था। मुझे तो लगता है कि आपने वह फोन चालू ही नहीं किया है। मैंने उससे कहा, नहीं मैडम, कैसी बात कर रही हो? दरअसल मैंने कल रात को 10 बजे के बाद फोन चालू किया था। वह बोली, अच्छा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फोन को ऑन करने के बाद तो एक कॉल कर सकते थे। मैंने उसे कहा, मैंने बताया तो आपका नंबर ही नहीं था मेरे पास। वह बोली, अच्छा सॉरी, मैं आपको दोबारा से नंबर देना भूल ही गई थी।
उसके बाद उसने दोबारा से पर्ची पर फोन नंबर लिखा और फिर चली गई। अब मेरे पास कोई बहाना नहीं रह गया था, इसलिए मुझे उसके पास कॉल करना ही पड़ा। जब मैंने उसके पास फोन किया तो वह काफी खुश हो गई। वह खुश होते हुए बोली, मैं तो आपके कॉल का ही इंतजार कर रही थी। फिर वह जारी रखी, क्या आप कल छुट्टी लेकर मेरे घर पर आ सकते हो क्या? मैंने उससे कहा, नहीं मैडम, कलेक्शन का काम है और संभालने वाला कोई नहीं है। काउंटर की जिम्मेदारी है। छुट्टी तो नहीं कर पाऊंगा मैं। वह थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, अच्छा कोई बात नहीं, और बताओ आपकी शादी हो गई है क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं मैडम, अभी तो नहीं हुई है। वह बोली, अच्छी बात है। ये बताओ कि आपको हमारा गिफ्ट कैसा लगा? मैंने कहा, बहुत अच्छा है। उस दिन हमारे बीच में कुछ इधर उधर की बातें हुई और फिर मैंने कहा कि अच्छा अब सोना चाहिए। फिर भी मैं बात को टाल गया। वह बोली, ठीक है। अगले दिन मैंने उसे फोन नहीं किया, लेकिन खुद ही उसकी तरफ से एक कॉल आ गया। वह बोली, सो गए क्या? मैंने जवाब दिया, नहीं, अभी तो नहीं। उसने पूछना शुरू किया, तो फिर आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस ऐसे ही फोन में वीडियो देख रहा था। अब रोज ही उससे बात होने लगी थी। जिस दिन मैं फोन नहीं करता था तो वह खुद कॉल कर लेती थी। ऐसे ही 3-4 दिन और निकल गए। अगला शनिवार भी आ गया। वह मुझसे पूछी, कल तो आपकी छुट्टी होगी ना? मैंने उसे उत्तर दिया, जी मैडम। उस दिन शाम को ही उसके द्वारा एक मैसेज मेरे पास पहुंचा। फिर थोड़ी देर बाद एक फोन भी आया। उसने फोन पर कहना शुरू किया, मैंने आपके पास घर का पता मैसेज कर दिया है भुवन जी, कल आप घर पर जरूर आना। मैंने जवाब दिया, जी ठीक है। अगले दिन रविवार था और मैं सुबह ही नहा धोकर तैयार हो गया। सुबह 10 बजे घर से निकल गया। उसके घर के पास पहुंचकर गेट के पास जाकर कॉल किया। उसने कॉल रिसीव किया और छूटते ही बोली, कब तक पहुंच रहे हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। उसने कॉल को उठाया और छूटते ही उसने बोल दिया, कब तक पहुंच रहे हो? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ। मैंने उसे जवाब दिया, मैडम आपके घर के गेट के बाहर ही खड़ा हुआ हूँ। उसने मेरी बात सुनकर खुश हो गई। उसने कहा, अच्छा ठीक है, मैं अभी आती हूँ। 2 मिनट के अंदर ही उसने गेट के पास आकर दरवाजा खोल दिया। घर में मैं अंदर गया। उसका घर काफी सुंदर था। अंदर जाते ही एक बड़ा सा हॉल बना हुआ था जो काफी सुसज्जित था। एक तरफ हॉल में टीवी, शोकेश में एक बड़ा 32 इंच का शानदार टीवी और डीवीडी प्लेयर रखा हुआ था। बीच में सेंटर टेबल थी। दोनों तरफ सोफे लगे हुए थे। सामने आखिरी जगह डबल बेड लगा हुआ था। हॉल के साइड में ही एक बेडरूम था। बेडरूम के सामने किचन था और दूसरी तरफ बड़ा सा बाथरूम। हॉल में काफी मनमोहक खुशबू फैली हुई थी। मैं जाकर सोफे पर बैठ गया। मैडम ने एक शानदार गाउन पहना हुआ था। वह मुझसे 2 बातें करने के तुरंत बाद किचन में चली गई। मैं भी उठकर उनके पीछे चला गया। रसोई में झांकते हुए मैंने कहा, मैडम अगर आप चाय बना रही हैं तो मुझे छोड़ दीजिए, मैं चाय नहीं पीता हूँ। वह मेरी ओर देखकर बोली, ओह आप यहीं आ गए। मैं बोला, हाँ, मैंने सोचा कि शायद आप किचन में चाय बनाने के लिए ही गई होंगी, इसलिए मना करने के लिए आया हूँ। फिर वह पानी का गिलास लेकर आई और मुझे सोफे पर चलने के लिए कहा। मैं वापस से आकर सोफे पर बैठ गया। सामने टीवी चल रहा था। मैं टीवी देखने लगा। कुछ देर के बाद वह मेरे लिए मिल्क शेक बनाकर ले आई। साथ में ही एक प्लेट में कुछ बर्फी और नमकीन भी रखी हुई थी। शेक पर उसने ड्राई फ्रूट का पेस्ट जैसा कुछ लगा रखा था। मैंने उसको हिलाकर देखा और पूछा, ये क्या है मैडम? वह बोली, ये मेरा फेवरेट ड्राई फ्रूट्स वाली रबड़ी है। मैंने रबड़ी खाकर देखी और उसे काफी स्वादिष्ट पाई।
मैंने सारी रबड़ी और बर्फी खा ली। फिर उसने कहना शुरू किया, अरे भुवन जी, आपके आने की खुशी में मैं तो यह पूछना ही भूल गई कि आपको यहाँ आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई। मैंने उसे जवाब दिया, नहीं, कोई परेशानी नहीं हुई। उठते हुए वह बोली, अच्छा ठीक है, आप 5 मिनट के लिए बैठो, मैं जरा फ्रेश होकर आती हूँ। वो उठकर बाथरूम में चली गई। वह मेरे सामने मटकते हुए जा रही थी और मैं उसको देख रहा था। कुछ देर के बाद वह वापस आई। चॉकलेट कलर के गाउन में वह कयामत लग रही थी। उसका गाउन उसके पूरे शरीर से चिपका हुआ था। फिर वह मेरे सामने आकर सोफे पर बैठ गई। हम बातें करने लगे। फिर वह बोली, भुवन जी, आप बेड पर लेट जाओ, यहाँ सोफे पर बैठे बैठे थक गए होंगे, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मैं पास ही डले हुए बेड पर जाकर लेट गया। टीवी पर मेरा पसंदीदा प्रोग्राम चल रहा था। कुछ देर के बाद वह दोबारा से आई और मेरे पास बेड पर आकर बैठ गई। उसने मेरे हाथ से टीवी का रिमोट लिया और बोली, आप भी आदित्य जी कुछ भी बकवास देख रहे हो। उसने चैनल बदल दिया और एक इंग्लिश मूवी वाला चैनल लगा दिया। हम दोनों इंग्लिश मूवी देखने लगे। इंग्लिश मूवी में एक्टर और एक्ट्रेस जैसे जैसे कर रहे थे वैसे वैसे हम दोनों ने भी रात भर किया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरह की कहानी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।